गिरफ्तारी से बचने के लिए नवाजुद्दीन एंड फैमिली ने लिया हाई कोर्ट से स्टे। फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी तलाकशुदा पत्नी आलिया सिद्दीकी के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद इन दिनों सुर्खियों में है। आलिया सिद्दीकी के मुजफ्फरनगर पोस्को कोर्ट में 164 के बयान दर्ज होने के बाद नवाजुद्दीन और उनके भाइयों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए स्टे लिया है। यह स्टे पुलिस द्वारा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने और न्यायिक हिरासत से बचने के लिए लिया गया है। आपको बता दें कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 2010 में आलिया सिद्दीकी से प्रेम विवाह किया था और 2011 में आलिया और नवाजुद्दीन के बीच आपसी गृह कलेश के चलते तलाक हो गया था। 27 जुलाई 2020 को आलिया ने मुंबई के वर्सोव पुलिस स्टेशन पर नवाजुद्दीन और उनके भाइयों के खिलाफ संगीन आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था और 12 अगस्त 2020 को यह केस मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली में ट्रांसफर हो गया। आलिया ने एफआईआर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, फिजुद्दीन सिद्दीकी, अयाजुद्दीन सिद्दीकी, मिराजुद्दीन सिद्दीकी और मेहरू निशा को आरोपी बनाया था। पुलिस ने इस मामले में पोस्को में मुकदमा दर्ज कर कानूनी प्रतिक्रिया शुरू कर दी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी परिवार की ओर से पैरवी करने वाले वकील नदीम रजा जैदी ने बताया है कि आलिया द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। आलिया पूरे परिवार को ब्लैकमेल कर रही हैं। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में चार्जशीट टिल स्टे लाए हैं। वहीं नवाजुद्दीन के भाई फिजुद्दीन का कहना है कि आलिया उनके परिवार को बदनाम कर रही है। वो 30 करोड़ रुपए की मांग कर रही हैं। नहीं देने पर झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दे रही हैं। आलिया के पीछे एक बहुत बड़ा ब्लैकमेलर गैंग है जो इस तरह का काम करता है। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए तनवीर मलिक की रिपोर्ट। हाँ नवाज भाई, जो आलिया और नवाज सिद्दीकी फैमिली का जो डिस्प्यूट चल रहा है, अभी इसमें 164 के बयान भी हुए, तो आपकी तरफ से अभी क्या पैरवी की जा रही है? देखिए 164 के उनके बयान हैं, उनका राइट था, उनका बयान देने का राइट था उनके 164 के बयान हुए। तो अभी मामला जो है ना पूरा इन्वेस्टिगेशन में है और इसमें जैसे कि हाई कोर्ट ने स्टे भी दिया हमें और बाकी जो पुलिस है अपना वो काम कर रही है। पुलिस पे भी भरोसा है हमें, कानून पे पूरा भरोसा है। हमने जो एक अर्जी लगाई थी एक वहाँ पे स्टे के लिए, तो हमारा स्टे है, उस पर हो गया। और बाकी पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 164 का उनका बयान देने का राइट था, उन्होंने दिए। तो अभी फाइनल डिसीजन तो जब मुकदमा ट्रायल पे आएगा तब पता चलेगा सच्चाई क्या है क्या नहीं। एलिगेशन है ये, सारे सरासर एलिगेशन है ये। अच्छा भाई ये चीज़ बताओ, घटना वो पहले ही बताने 8 साल बाद मुकदमा करिए क्या मतलब? दरअसल ये जो इंसिडेंट इन्होंने जो दिखाया 2012 का और जिस जगह का इंसिडेंट दिखाया उन्होंने 2012 में, हमारा वो जो सेकंड फ्लोर पे जो दिखाया कि ऊपर कमरा था, वो सेकंड फ्लोर तो हमारा 2012 में बना ही नहीं। 2013-14 में हमारा बन के कम्प्लीट हुआ, वो 13 में शुरुआत हुआ, 14 में हमारा कम्प्लीट हुआ था वो। तो पहली तो बात यही है सरासर कि भाई वहाँ पे पुलिस अभी इंक्वायरी करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी वो कि भाई हाँ क्या था ना नहीं था। तो 8 साल के बाद में या 9 साल के बाद में आप आ रहे हो, उस टाइम पे बच्चे की भी वो सिर्फ उम्र 1 साल थी और 8 साल के बाद में आप एलिगेशन लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो उनके दिमाग में कोई ऐसी खुराफात होगी कि वो जो उनकी कोई मंशा होगी, कोई इरादा होगा जो फुलफिल नहीं हो रहा या पूर्ति नहीं हुई उस इरादे की, तो इस वजह से उन्होंने एलिगेशन लगा दिया। अच्छी चीज़ बताओ, बांद्रा में मुकदमा दर्ज हुआ, जब वो वहाँ पे पहुँचे अपनी सेहत लेते, तो इस चीज़ को तो पुलिस को भी देखना चाहिए था कि 8 साल बाद वो सेहत लेके आ रही है, तो फिर मुकदमा किस वजह से दर्ज हुआ? देखो पुलिस का जो काम होता है वो रिपोर्ट दर्ज करने का होता है। कोई भी पीड़ित उसके पास में लग रहा है किसी को कि भाई ये इसके साथ में कुछ हुआ है, तो पुलिस का काम रिपोर्ट दर्ज करने का है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है, पुलिस की ये ड्यूटी है। और जो फैसला देने का, जो उसमें के जांच करने के बाद में जो फैसला देने का जो राइट होता है वो कोर्ट का होता है, न्यायालय का होता है। न्यायालय इसमें क्या ट्रायल पे क्या होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन अभी क्योंकि पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही है तो उसमें भी हम लोग पुलिस को पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं उसमें। नहीं वो तो बात ठीक है, पुलिस को तो पता रहता है मुकदमा कैसा है कैसा, पुलिस को अधिकारी स्पंज भी तो कर सकते हैं। हाँ, वो फिर उनका अपना एक तरीका होता है पुलिस का, एक पुलिस की एक प्रक्रिया होती है कि वो उस पर। हमने महाराष्ट्र सरकार से नहीं की, नहीं, हमें एक्चुअली ये जो 0 FIR थी ये उन्होंने महाराष्ट्र में जब वो की वहाँ वर्सोवा थाने में, और उसके बाद में ये ट्रांसफ़र जो हुआ वो बुढ़ाने आना था ये 0 FIR। तो इसमें मतलब पुलिस में बुढ़ाने पुलिस का तो कोई रोल ऐसा है नहीं इसमें, क्योंकि वहाँ से आई ट्रांसफ़र होके तो वो तो रिपोर्ट उनकी ड्यूटी थी, उनका बंदा था ये कि भाई उसको 0 FIR को यहाँ पे दर्ज करते हो। लेकिन पुलिस पूरे उसमें मतलब वो कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस पे भी भरोसा है हमें और कानून पे भी भरोसा है, जो होगा सच सामने है। तो ये माना जाए कि जैसे नवाजुद्दीन बड़े स्टार हैं, तो इस वजह से आलिया उन्हें बदनाम करने के लिए इस तरह ये बिल्कुल पूरी फैमिली को ये बदनाम करने का उनका सिर्फ एक फंडा है
और उनका इंटेंशन है कि भाई वो हमें, जैसे उन्होंने एक नोटिस भी दिया था कि भाई जबकि डिवोर्स ऑलरेडी डिवोर्स हुई है, उनका एक फंडा था कि 30 करोड़ की ब्लैकमेलिंग का। वो सिर्फ मामला 30 करोड़ का है, वो ब्लैकमेल, बेसिकली इसको ब्लैकमेलिंग ही कहेंगे। तो वो 30 करोड़ रुपए की उनकी हमने पूर्ति नहीं की, और क्यों करें। तो इस वजह से इन्होंने एलिगेशन उठा के पूरी फैमिली पे कभी किसी इल्ज़ाम में लगा देना, कभी किसी इल्ज़ाम में फंसा दो, कभी छोटे भाई को 354 में फंसा दो, किसी का नाम किसी में, पूरी फैमिली को। यहाँ तक उन्होंने जो एफआईआर में कुछ और है और उन्होंने जो बयान दिए वो कुछ और है, उसमें और एक नाम ऐड कर दिया जिस मेरे भाई का नाम कभी एफआईआर में था भी नहीं, उसका भी नाम ऐड कर दिया एक भाई का। तो उनका मकसद सिर्फ ये है कि किसी भी तरीके से पूरी फैमिली को परेशान करना और उनको, पूरी फैमिली को इस किसी भी केस में उलझाना, वो कर रही है। तो क्या ये अकेली है कि और भी है इनके साथ? देखो, अब ये इनकी अकेला इनको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनके पीछे एक बहुत बड़ा गैंग है। वो पूरा ब्लैकमेल, हमने उसकी एक तहरीर भी दी पुलिस को, एसएसपी के यहाँ भी हमने मुजफ्फरनगर एसएसपी को उसकी एक तहरीर दी थी कि पूरा इनका एक गैंग है। ऑलरेडी ये शादीशुदा थी पहले से ही, नवाज़ भाई से चीट किया है इन्होंने, धोखे से उन्होंने दूसरी शादी की नवाज़ भाई से। वो पूरा गैंग लगा हुआ है इनके साथ में, सिर्फ के किसी भी तरीके से इनसे पैसा उतारा जाए। ये पूरा गैंग है, ब्लैकमेलिंग का मामला है। वकील साहब, अभी किस मामले में आप स्टे लेकर आए हैं जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आलिया के बीच जो विवाद चल रहा है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो विवाद चला है 27/7/2020 में आलिया ने एक दरख्वास्त दी थी बांद्रा बॉम्बे में कि मेरी लड़की के साथ जो है शोहरा जो थी गलत हरकत की थी। ठीक है, ऐसे एलिगेशन लगाए, कोई माँ अपनी बेटी के उसमें ऐसे एलिगेशन तो लगा नहीं सकती। उसके बाद मुजफ्फरनगर में ये केस ट्रांसफ़र हो गया 12/8/2020। ठीक है, ये घटना थी। उसके बाद 164 के बयान हुए थे उसके बाद हम हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट से हमें टील ऑफ द चार्जशीट स्टे मिल गया। अच्छा, कितने लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज है वकील साहब? एक तो इसमें है फैज़ुद्दीन, अयाजुद्दीन, मेहरुन्निसा और नवाजुद्दीन, ये लोग हैं, और मिराजुद्दीन। अच्छा वकील साहब, वहाँ से केस यहाँ पे ट्रांसफ़र क्यों कराया, क्या इस वजह से? क्योंकि घटना बढ़ाने की दर्शाई गई है 8 साल पहले, तो इसलिए मुजफ्फरनगर ट्रांसफ़र होना ज़रूरी था। क्योंकि घटना से तो मुजफ्फरनगर गया, तफ्तीश वगैरह मुजफ्फरनगर होनी ज़रूरी थी। अच्छा, हाई कोर्ट ने जो स्टे किया है उसमें इन्हें क्या रिलीफ मिलेगा फिलहाल? फिलहाल तो रिलीफ है कि टील ऑफ द चार्जशीट स्टे है, अपना पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके बाद जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जैसा भी होगा। अच्छा, धारा कौन कौन सी लगी होगी वकील साहब? धारा 354 लगी है और 504, 506 और पोस्को एक्ट भी लगा। और पोस्को एक्ट वगैरह लगा। तो क्या पुलिस ने चार्जशीट इसमें दाखिल कर दी है? अभी चार्जशीट कोई दाखिल नहीं की है, अभी तो तफ्तीश चल रही है। मतलब समझा जाए, जो स्टे आया है जब तक स्टे चार्जशीट दाखिल नहीं करेंगे, हाँ, जब तक स्टे है, जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं स्टे करते। है। अब चार्जशीट जिसके भी खिलाफ वो दायर कर दो, बेल करानी पड़ेगी। तो क्या इनने आलिया ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भी आरोपी बनाया था इसमें? हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भी आरोपी बनाया गया है इसमें। वो किस मामले में लगाया है? उसमें ये बताया कि मुझे एफआईआर करने से रोका है। अच्छा, बस तो एलिगेशन, सिंपल एलिगेशन है इसमें। अच्छा, पत्नी थे ये पति पत्नी, फिर ऐसी क्या स्थिति हुई कि आलिया को मुकदमा दर्ज कराना पड़ा? या देखो, इनके विचार नहीं पत्नी मिलते भाई, थे, क्या था? आलिया अपने आप को पत्नी कह रहा है। ये हुआ क्या कि सन 2010 में आलिया की शादी हुई थी, प्रेम विवाह हुआ था नवाजुद्दीन से? नवाजुद्दीन से, अच्छा। और इसने अपना इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। उसके बाद इसने अपना नाम जैनब रख लिया था। उसके बाद शादी के सन 2011 में म्यूचुअल कंसेंट से इन्होंने तलाक ले ली, और तलाक लेने के बाद इन्होंने मेहर वगैरह जो मुस्लिम कल्चर के अंदर होता है, भरण पोषण भत्ता वगैरह सब प्राप्त कर लिया था। अब 2020 में आलिया ने जो है एक नोटिस भेजा, कह ला जी मैं इसमें तलाक चाहती हूँ। अब जो ऑटोमेटिक 2011 में तलाक हो गई, 2020 में इस तलाक का नोटिस का तो कोई मतलब रहा नहीं था। असली विवाद का कारण ये हुआ कि जो फैज़ुद्दीन की पार्टी बनाए गए हैं, फैज़ुद्दीन वगैरह, फैज़ुद्दीन ने एक काऊ के ऊपर एक स्टोरी लिखी थी, यानी गाय पे, वो बहुत फेमस हुई थी। तो फैज़ुद्दीन ने जब स्टोरी लिखी तो आलिया ने क्या करा, उसकी स्टोरी को लेके या चुरा के समझ लो, या स्टोरी घर से लेके अपने नाम से इसे जो है फिल्म सिटी के अंदर पेटेंट करा लिया था। इनके पर विवाद चला। 16 तो इसमें 12/3/2010 में 8/3/2019 को आलिया के एक नोटिस भेजा गया। फिर उसके बाद 19/3/19 में आलिया ने उस नोटिस का जवाब दिया। फिर 26/4/2019 में हमने एक नोटिस भेजा। फिर आलिया ने और फैज़ुद्दीन में आपस में बैठ के एक समझौता हुआ कि हम 20 लाख रुपए आपको दे देंगे
और फिल्म में आपके राइट रखेंगे, लेकिन इसने अपनी शर्तें पूरी नहीं करी। इत्तफाक हुआ 26/6/2020 को फैजुद्दीन ने एक नोटिस आलिया को फिर भेज दिया था। उस नोटिस के मामले में उसके जवाब में है कि इसने सोचा इसने आलिया ने कि हमें पैसे देने पड़ जाएंगे, वो फिर एक फर्जी मुकदमा जो है पंजीकृत करा दिया 27/7/2020 में बांद्रा स्टेशन। तो स्पीच आलिया आई मुजफ्फरनगर कोर्ट में पूछी? 164 के बयान के लिए आई थी, उससे पहले भी आई थी FIR के बाद। अच्छा, ये मामला रहा। India Plus News, सिर्फ वही जो सही।